होता होगा। अगर आपने यहां पर इसको हीट कर दिया तो पानी बाहर निकलेगा, निकालो पानी बाहर, H2H बाहर निकाल दो। इन दैट केस आपके पास बोरॉन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक OH। आ गया सबको समझ में? अब यहां पर मजे की बात देखो, अगर मैं ऐसी 2 यूनिट ले लेता तो इसकी ऐसी 2 यूनिट बनती, एक और होता है ऐसा B डबल बॉन्ड O एंड देन OH। सही है। अब ये क्या करते हैं आपस में, यहां से अगर और हीट करोगे तो एक और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब आप खुद से सोचो क्या बना रहा है, ये बना रहा है B2O3। मतलब मजे की बात यह है कि अगर आप बोरिक एसिड का यानी कि H3BO3 को हीट करोगे, मतलब हद ही हीट कर रहे हो आप, अगर आपने इसको हीट किया तो इसके 2 मॉलिक्यूल जो हैं बेसिकली यहां पर आपको क्या बनाते दिखेंगे, B2O3 बनाते दिखेंगे, प्लस साथ में पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे। मतलब यहां पर H3BO3 को हीट करने पर आपको एनहाइड्राइड बोरिक ऑक्साइड दिखता है, एनहाइड्राइक बोरिक एसिड दिखता है। बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं इसे, इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां से पानी बाहर निकलने के बाद बनता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड कहा जाता है इसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बोरिक एनहाइड्राइड कहा जाता है क्योंकि आपने हीट किया और यहां से पानी बाहर निकल गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ में आया? तो अगर आपको कोई पूछे कि भैया H3BO3 को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, पानी बाहर निकालने के बाद लास्ट में इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा, B2O3 यानी कि बोरिक एसिड बन जाएगा, जिसको बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, H3BO3 की स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। यहां पर अगर हम बात करें कि बोरॉन, ठीक है, इस बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या है, इस बोरॉन का तो sp2 हाइब्रिडेशन है। और अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इसका sp3 हाइब्रिडेशन होगा। एक क्रिस्टलाइन टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसको ऑर्थोबोरिक एसिड की। अब हम बात करेंगे B2H6 की, जिसको डाइबोरेन कहते हैं, है ना। तो अब हम शुरू करें डाइबोरेन। कौन कौन तैयार है? अब डाइबोरेन के लिए कौन कौन तैयार है? जादू दिखाऊं तुम लोगों को डाइबोरेन में चलने से पहले, जैसे उस जादूगर ने दिखाया था नालायको। चलिए शुरू करें। डाइबोरेन बताऊं, B2H6 कौन कौन पढ़ना चाहता है, फटाफट से बताओ। चलो बहुत बढ़िया। नाउ विल टॉक अबाउट B2H6, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको बनाते कैसे। पहला सवाल यह है कि B2H6 यानी कि डाइबोरेन को बनाया कैसे जाता है, हाउ वी कैन फॉर्म इट, हाउ, कैसे बनाएंगे इसको। इसके लिए आप लोग क्या करना है, हाइड्राइड यूज करना है, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसको आप रिएक्शन करा दो बोरॉन टाइफ्लोराइड से, ठीक है। जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से, को आपको पता ही है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको क्या देता है, हाइड्राइड आयन, H- आयन। बोरॉन आपको यहां से मिल ही रहा है। ये दोनों आपस में मिलके B2H6 की फॉर्मेशन करते हैं। साथ में लिथियम का फ्लोराइड बाहर निकलता है, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड बाहर निकलता है। जो लिथियम और एल्यूमिनियम है वो तो फ्लोराइड बाहर निकाल लेते हैं, और ये हमारा जो भाई साहब है बोरॉन, वो B2H6 बना लेता है। बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है ना। इसके अलावा आप एक और हाइड्राइड होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, याद है। इन दोनों को हम लोग ऑर्गेनिक में यूज करते हैं। अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा दी तो ये भी क्या करेगा, B2H6 को रिलीज करेगा। साथ में सोडियम तो सोडियम आयोडाइड बना लेगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाएगी। इस तरह से रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड तो ऐसा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करा दो BF3 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड को तो सिर्फ आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो तो मिल जाएगा। एक इंडस्ट्रियल मेथड और है, आप क्या करो, यहां पे सोडियम हाइड्राइड ले लो और उसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये B2H6 फॉर्म करके दे देगा। अब खुद ही दिमाग लगाओ यार, कौन क्या है, बोरॉन पे प्लस है, फ्लोरीन पे माइनस है, यहां सोडियम पे प्लस है और हाइड्रोजन पे माइनस है। अपने आप से यहां पर आयन एक्सचेंज होंगे, प्लस माइनस के साथ जाएगा और आपको खुद को पता है कि डाइबोरेन बन जाएगा। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलो फटाफट से देखो, सबसे पहली बात है कि अगर आप डाइबोरेन को लो और उसका कंबशन कराने की कोशिश करो, कंबशन का क्या मतलब होता है, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाओगे तो ये बोरॉन का ऑक्साइड बनाएगी।
साथ में बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है। लुक एट द लेवल ऑफ एनर्जी, माइनस का 1976 किलो जूल पर मोल। ओ माय गॉड। इसीलिए डाइबोरेन को हम लोग किसमें यूज करते हैं? डिस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, बिल्डिंगों को तोड़ने में यूज करते हैं। आपने कभी कभार देखा होगा, आपने कभी देखा हो कि बिल्डिंगों को वहीं पर तोड़ा जाता है। पुरानी बिल्डिंगों को कैसे तोड़ा जाता है? तो वहीं पर जब बिल्डिंगों को तोड़ा जाता है तो कैसे तोड़ा जाता है? तो अब वो तोड़ा जाता है डाइबोरेन की मदद से, क्योंकि इसमें बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ये कलरलेस टॉक्सिक गैस है। दिस इज अ कलरलेस टॉक्सिक गैस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैसिव अमाउंट में एनर्जी बाहर निकालती है। इसी वजह से यहां पर बिल्डिंग टूट जाती है ना। अब डाइबोरेन बर्न्स इनटू ऑक्सीजन, रिलीजेस अ मोर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है। डाइबोरेन की खास बात ये होती है कि ये फायर कैच कर लेती है, बहुत स्पॉन्टेनियसली फायर कैच कर लेती है। ये इसकी खास बात है। जो आप देखो, अगर बुक पढ़ने जाते तो आपको बहुत समय लगता। अच्छा, अब डाइबोरेन की खास बात ये होती है कि जो डाइबोरेन है उसमें अगर आप उसकी रिएक्शन किसी भी लुईस बेस के साथ कराओगे तो देखो यार, B2H6 की बात करें तो ये BH3 की 2 ही तो यूनिट है। मतलब बोरोन ने हाइड्रोजन के साथ बेसिकली बना तो 3 ही बॉन्ड रखे हैं, हिसाब से एक लुईस एसिड है ये, और अपनी सुरक्षा के लिए वो डाइमर फॉर्म में रह रहा है। तो B2H6 की रिएक्शन जब भी आप किसी लुईस एसिड के साथ कराओगे तो लुईस बेस के साथ, ठीक है, जैसे कि आप मान लो आपने करा दिया NH3 के साथ जो कि अमोनिया है, तो क्या होगा? नाइट्रोजन इसको बोरॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और यहां पर एक एडक्ट फॉर्म करेगा। एडक्ट का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, यहां पर जुड़ जाएंगे आपस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद, बात खत्म। मान लो एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता तब भी एडक्ट फॉर्म बनाता, कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, बात खत्म। आ गया समझ में? एडक्ट का मतलब होता है जुड़ते और कुछ नहीं होता। अब अगर मान लो आपने B2H6 का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाया, नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भैया फिर मत कहना बताया नहीं था, स्टार लगा देता हूं। तो ये क्या करता है? अगेन यहां पर आपको भी पता है कि अमोनिया के पास नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को डोनेट करेगा, एक एडक्ट फॉर्म करेगा। अब ये जो एडक्ट फॉर्म हुआ है, बाद में अगर आप उसको हीट करते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, बाद में अगर आप उसको हीट करते हो तो ये क्या बनाता है? जरा आप चेक करो, ये बोराजीन बनाता है। बोराजीन क्या होता है? इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। बोराजीन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। से सवाल बहुत बार पूछा गया है। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड एवरी टाइम इन एग्जाम कि भैया इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको कहा जाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है बोराजीन, जिसका फॉर्मूला होता है 3 बोरॉन 3 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए और इसको लिखिए अभी के अभी। कसम बाहुबली साम्राज्य की, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहना कि भैया समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कहना सब, ठीक है? सबको समझ में आ गया कि कैसे बनता है? तो यहां पर जो आपको बोराजीन बनाया जाता है वो बोराजीन बेंजीन के जैसा होता है। वो डाइबोरेन और अमोनिया आपस में रिएक्ट करके एडक्ट कंपाउंड को जब हीट करते हो तब बनता है। अब हम बात करते हैं डाइबोरेन की स्ट्रक्चर की। मतलब B2H6 ऐसा कंपाउंड है जहां पर आपको बनाना बॉन्ड दिखेगा पहली बार। सो बनाना बॉन्ड, इसी को बनाना बॉन्ड। केला, केला बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बॉन्ड को बोला जाता है केला संबंध। तो केला संबंध बनाना बॉन्ड दिखेंगे आपको। तो होता कुछ यूं है कि देखो, मैं आपको नीचे सिंपल तौर पे समझाता हूं कि ये बोरॉन है, उसका एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। और एक हाइड्रोजन यहां पर आप लोगों को दिखाई देता है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। एक दूसरा बोरॉन है, उसका एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और भाई साहब का एक हाइड्रोजन यहां पर है। अब क्या है ना, ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन दोनों के ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, तो वो क्या करता है ना, अपना खाली ऑर्बिटल लेके, अब यहां पर आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है बेसिकली यहां पर ये बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करता है ये भैया, ये क्या करेगा, ये अपना खाली एक ऑर्बिटल लेगा और हाइड्रोजन के साथ खाली ऑर्बिटल लेके चिपट जाता है। अब उसको पता है कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे है? एक तो खुद का, एक बोरॉन का। समझ में आ गया?
तो बेसिकली यहां पर बोरॉन ने भी, इस बोरॉन ने भी अपना खाली एक ऑर्बिटल दिया हुआ है, उस बोरॉन ने भी एक ऑर्बिटल दिया हुआ है, हाइड्रोजन ने अपना एक राउंड ऑर्बिटल दिया हुआ है, और यहां पर टोटल 3 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन 2 हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाना बॉन्ड कहा जाता है। 3 सेंटर कैसे हो गए? ये रहा पहला सेंटर यानी कि बोरॉन, ये दूसरा सेंटर बोरॉन, और तीसरा सेंटर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, एक ये बोरॉन दे रहा है और एक हाइड्रोजन दे रहा है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहां पे। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं, और ये इसकी स्पेशलिटी है। समझ में आ गया? बनाना बॉन्ड मतलब केला संबंध, अकेला है तो जोड़ लिया। समझ में आ गया? तो इसी को बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो बनाना बॉन्ड देखने को मिलता है आपको। अब हम बात करते हैं बोरोन हाइड्राइड की। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बोरोन हाइड्राइड? तो बोरोन हाइड्राइड B2H6 को नहीं कहते। बोरोन के हाइड्राइड होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि डाइबोरेन से बनाया जाता है। तो द बाइनरी कंपाउंड ऑफ बोरॉन विद हाइड्रोजन आर कोल्ड बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? आपको इसके लिए सोडियम का हाइड्राइड लेना है और साथ में डाइबोरेन लेना है। इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराने पर आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड मिलेगा। यही है बोरोन का हाइड्राइड। ठीक है, वो डाइबोरेन है। सो दिस इज डाइबोरेन एंड दिस इज बोरोहाइड्राइड। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें आप लोगों को डाइग्लीम की प्रेजेंस रखनी होती है। डाइग्लीम ये है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं डाइग्लीम क्या है। जरा आप इसको ध्यान से देख लो, डाइग्लीम। ठीक है, दोनों तरफ आपके पास ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, सॉरी यहां पर मेथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं और 4 मिथाइल के साथ कॉर्नर पे 2 मेथॉक्सी लिखे हैं, इसको बोलते हैं डाइग्लीम। ठीक है, 4 मिथाइल के बाद 4 मिथाइल मतलब 1 2 3 4, 4 हो गए। लास्ट में आप लोग इसके साथ मिथॉक्सी ग्रुप लगा रहे हो दोनों तरफ। आ रहा है समझ में? इसी को बोलते हैं डाइग्लाइम। ठीक है, डाइग्लाइम। इसकी प्रेजेंस में ये होता है। तो इसकी प्रेजेंस में ये काम होता है जिससे आप क्या NaBH4 बना सकते हो। सबको समझ में आया? और NaBH4 आपको सबको पता है कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है H- आयन देना, जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलो, तो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर कोई बच्चा 2021 और 22 की तैयारी कर रहा है तो आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वेदांतु की तरफ से। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, टेस्ट सीरीज होते हैं, असाइनमेंट हुआ है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कहीं जाना मत। एक ही मिनट में ये बात सुन लो। VDNT.in/YT Pro इस लिंक पर जाना है और अपने छोटे भाई बहन को आप गिफ्ट दे सकते हो। आप क्या कर सकते हो? उनको हमारा लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करवा सकते हो। 1 महीने का फीस इतना है, जबकि 3 महीने का फीस थोड़ा कम है, 6 महीने का फीस और भी कम है, और 12 महीने का फीस में आपको 62% तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप एक साथ ज्वाइन कराते हो तो आपको डेफिनेटली आपके छोटे भाई बहन को फायदा होगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको VDNT.in/YT Pro इस पे जाना है और कूपन कोड यूज करना है AA Pro। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर एल्यूमिनियम की। भाई साहब आ जाओ अब एल्यूमिनियम के ऊपर। तो चैप्टर थोड़ा लेंदी है, फटाफट से खत्म करते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम है बेसिकली वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। HCl के साथ कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा, ये तो सबको पता है। एल्यूमिनियम क्या करता है? ऑक्सो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम का सल्फेट बनाता है। तो एल्यूमिनियम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम बेसिकली नॉन ऑक्सो और ऑक्सो दोनों तरह के एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। एल्यूमिनियम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोरॉन को प्रॉब्लम थी। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्कली मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये एम्फोटेरिक नेचर का है। एल्यूमिनियम इज एन एम्फोटेरिक नेचर। जैसे ही वो NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे पानी की प्रेजेंस में, तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ठीक है, ये आपकी लीचिंग प्रोसेस में काम आता है। NaAlO2 याद कर लो। ठीक है, सिंपल है। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के बाद कार्बन की। तो एल्यूमिनियम पे कुछ ज्यादा सवाल नहीं आते। अब हम बनाते हैं 14 नंबर ग्रुप में कार्बन फैमिली की तरफ। तो 13 फैमिली खत्म हो गई। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट कार्बन, जिससे आप बने हो, आपकी फैमिली बनी है, मैं बनाऊं, लक्कड़ बनी है, सब कुछ बने है भैया, एक चीज नहीं बनी। कौन सी बताओ? तो बेसिकली कार्बन फैमिली की बात करते हैं। सबसे पहले तो कार्बन फैमिली में कौन आता है? कार्बन फैमिली में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड देन लेड। समझ में आ गया? तो ये कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं। कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले तो इनके एटॉमिक नंबर की। तो देखो भैया कुछ ऐसा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसमें
8 जोड़ दो 14 आएगा सिलिकॉन का, 18 जोड़ो 32 आएगा जर्मेनियम का, फिर 18 जोड़ो तो टिन का आएगा 50, तो फिर आप 32 जोड़ो तो यहां पर यस 82 किसका आएगा, लेड का। सबसे लास्ट वाला मेंबर कौन होता है, लेड। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 एंड NP2। जैसे कि ये ग्रुप पीरियड नंबर 2 में आता है 2s2 2p2, ये क्या है 3s2 3p2, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 4s2 4p2, ये क्या है 5s2 5p2, ये क्या है 6s2 6p2। बस इनको इनके एनर्जी लेवल के हिसाब से लिखा हुआ है, तो आगे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। पर आप आखिरी ऑर्बिटल देखो, आखिरी सब शेल देखो, आखिरी शेल कौन सा है वो देखना होता है आपको, ठीक है। तो लास्ट शेल इसका 6 है, 6s2 6p2, 5s2 5p2, 4s2 4p2, 3s2 3p2, इस तरह से होता है। अच्छा, इसमें कार्बन और जो सिलिकॉन होता है वो तो नॉन मेटल होते हैं, जबकि जर्मेनियम मेटलोइड होता है, जबकि टिन और लेड ये आपके मेटल होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया नॉन मेटल कौन है, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं में काउंटिंग होती है, जबकि सिलिकॉन आपने पढ़ा होगा वे मेटलोइड सेमीकंडक्टर इसी का बनता है, जबकि जर्मेनियम को इसमें काउंट किया गया है मेटलोइड। और टिन और लेड की बात करें तो ये आपके मेटल्स हैं, तो ये आपको याद रखना है, सिंपल है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें भी होता है, इसमें भी नीचे ऊपर से नीचे जाने पर अंदर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है NH2 वो पार्टिसिपेट नहीं करते, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर आप कार्बन की बात करोगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगा, लेकिन लेड की बात करोगे तो ये क्या करता है +4 नहीं, ये +2 दिखाता है। आया समझ में, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जबकि इसका क्या है +4। ऐसा क्यों होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करते। आ गया समझ में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसीलिए आप लोगों को लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देने लगेगी +2, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबको समझ में आ गया। तो ऊपर वाले सब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन नीचे वाले नहीं रखते, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया कार्बन की। कार्बन जो है इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे कहां से, तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर कार्बन को देखोगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, उसके बाद होता है 2s2 एंड देन 2p2। तो अगर आप ग्राउंड स्टेट पे देखोगे तो यहां पर जरा गौर से चेक करो, आपने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद 2p के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, ये 1 और ये 2। अब होता कुछ यूं है कि ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, लेकिन जैसे आप इसको हीट करोगे, एनर्जी दोगे, तो ये क्या करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला जाता है, उसके बाद आपको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो कार्बन बेसिकली 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर CCl4 टाइप के कंपाउंड बना सकता है। तो यहां पर मजे की बात यह है कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये स्टेबल है, लेकिन नीचे जाने पर स्टेबिलिटी +4 की घटने लगती है। जैसे कि लेड तो बताऊं आपको +2 ही दिखाता है, लेड के +4 वाले कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, उसके +2 वाले कंपाउंड स्टेबल होते हैं, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होते हैं। तो ज्यादातर आपको देखने मिलेगा कार्बन +4 से लेके -4 तक कुछ भी दिखाएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करें तो ये +4 दिखाता है, लेकिन टिन और लेड की बात करें तो भाई साहब ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जिसमें आप लेड को तो प्योरली मानो कि इसका +2 ही स्टेबल होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो देखो ये मोहतरमा भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताना चाहती है, कहती है कि भैया सुन लो, थोड़ी देर की बात है, चैप्टर खत्म होने वाला है, चिंता मत करो, अरविंद सर यही है, मैंने अपना सारा टेडी बियर तैयार कर लिया है, तुम कहीं मत जाओ, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फाइनली अब केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, पहला सवाल ये पूछा जाता है। तो देखो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपको भी पता है यार, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों तरह के कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर आपको +2 दिखता है, जबकि डाइऑक्साइड में +4 दिखता है। दोनों तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें होते हैं। अब आप गौर से देखो, मतलब वो एमओ टाइप के कंपाउंड भी बना सकते हैं और MO2 टाइप के कंपाउंड भी बना सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है, अगर कार्बन का मोनोऑक्साइड देखें तो ये है CO, सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड है SiO, ठीक है, जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड है GeO, SN का मोनोऑक्साइड है SNO। तो आप गौर से देखो कि कार्बन का मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड बेसिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, सो दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड।
जबकि जर्मेनियम और टिन के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। पहले आप ये चीज नोट करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन का ऑक्साइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, मोनो ऑक्साइड। उसके बाद जर्मेनियम और टिन का एसिडिक होता है और लेड का एम्फोटेरिक होता है। लेकिन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। चलो, जो डाइऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन का डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, जर्मेनियम का डाइऑक्साइड, ये तीनों एसिडिक होते हैं, वीकली एसिड बट एसिडिक। जो टिन का डाइऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, जबकि लेड का डाइऑक्साइड अनस्टेबल होता है। एक्चुअली इतना स्टेबल होता ही नहीं है PbO2 ना। ऐसा क्यों? क्योंकि लेड के ऊपर प्लस का 4 आ रहा है जो कि स्टेबल नहीं है, प्लस का 2 तो फिर भी स्टेबल है और ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। पहले तो नेचर आपसे पूछा जाता है जो सवाल आता है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग बात करें स्टेनम की यानी कि टिन की, अगर उसको पानी में डाल दिया तो ये क्या करता है, स्टेनिक ऑक्साइड बनाता है। पानी में डालते ही वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। और खास बात देखो, सिर्फ टिन ही ऐसा है जो कि क्या करता है, बेसिकली रिएक्ट करता है बॉइलिंग वाटर के साथ। हीट करोगे तो रिएक्ट करेगा। लेकिन बाकी की बात करें तो जैसे कि सिलिकॉन, नो रिएक्शन भाई साहब, पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती सिलिकॉन की। जर्मेनियम नो रिएक्शन, टिन रिएक्शन करता है, टिन का ऑक्साइड बनाता है। लेड नो रिएक्शन। समझ में आ गया? तो मजे की बात देखो, ये एक्सेप्शन है, अकेला टिन ऐसा है जो कि पानी के साथ रिएक्ट करता है, वो भी बोइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब लोग अभी के अभी लिखो, सभी अभी के अभी चैट सेक्शन में लिखो कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में सिर्फ और सिर्फ टिन रिएक्ट करता है, बाकी कोई भाव नहीं देता। पानी को बोलता है चल तेरे घर, अपन को कोई मतलब नहीं है। आया समझ में? सो ओनली टिन विल रिएक्ट विद वाटर एंड बाकी कोई भाव नहीं देता पानी को, बोलता है खिसक ले यहां से, अपन को तेरे से कोई मतलब नहीं है। जबकि सिलिकॉन के तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, आपको पता है ना, सिलिकॉन वाटर रेजिस्ट होता है, तो सिलिकॉन की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा ही। चलिए अब अपन बात करते हैं हेलोजन के साथ रिएक्शन की। तो देखो हेलोजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। तो हेलोजन के साथ भी क्या करते हैं, डाईहेलाइड और टेट्राहेलाइड टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। अगर कार्बन की बात करो और मान लो उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, तो आपको भी पता है यार ये CCl4 टाइप का कंपाउंड बनाएगा। तो टेट्राहेलाइड वाले कंपाउंड जो है ना ऊपर ज्यादा स्टेबल होते हैं, डाईहेलाइड वाले नीचे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये डाईहेलाइड और टेट्राहेलाइड टाइप के कंपाउंड, जबकि अगर मैं बोलूं लेड कैसा कंपाउंड बनाएगा तो PbCl2 बनाएगा, जबकि कार्बन कैसा बना रहा है, CCl4 बना रहा है। तो ये तो टेट्रा बना रहा है जबकि नीचे वाले डाई बना रहे हैं। वो रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बड़ा कॉमन है। तो मतलब ये हो गया कि MX2 और MX4 दोनों तरह के कंपाउंड बनाते हैं। जबकि टेट्रा वाले, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखो कार्बन की टेट्रा सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और नीचे जाने पर स्टेबिलिटी घटने लगती है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है इसका कारण, है ना। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि भैया डाई वाले कंपाउंड, तो आपको बताता हूं, देखो टिन का जो फ्लोराइड और लेड का फ्लोराइड आयनिक नेचर का होता है। लेड का आयोडाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जर्मेनियम, यहां पर GnPb जर्मेनियम और यहां पर लेड, इनके डाईहेलाइड एग्जिस्ट करते हैं। आया समझ में? और अगर मैं बोलूं डाईहेलाइड की स्टेबिलिटी बताओ, तो देखो भैया लेड उस पर सबसे ऊपर आएगा। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जबकि कार्बन का जो डाईहेलाइड है लीस्ट स्टेबल है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आया समझ में? सो दीज आर द रीजन। बड़ी सिंपल चीजें। अब मान लो अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया, कुछ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का अगर आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो ये सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी कॉमन चीज है यार, सबको पता है कि अगर आप सिलिकॉन के टेट्राक्लोराइड को पानी में डालोगे तो उसका हाइड्रोक्साइड, उसका रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बड़ी कॉमन चीज थी। आप इसको केमिकल रिएक्शन में इस तरह से भी समझ सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। होता कुछ यूं है कि पानी का मॉलिक्यूल यहां पर ऑक्सीजन जो है सिलिकॉन को अटैक करता है और यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाता है। ऐसे करके चारों क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाते हैं और OH ग्रुप उसकी जगह ले लेता है। सिलिक, उसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड। यहां से सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब हम कार्बन के एनोमलस बिहेवियर को देखते हैं। देखो भैया, कार्बन जो है ना अपने ग्रुप में बड़ा स्पेशल है, क्योंकि उसके पास कोई d ऑर्बिटल नहीं होते, क्योंकि उसकी साइज बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों से हाई होती है, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन थेरेपी हाई होती है। इस हिसाब से कार्बन के एनोमलस बिहेवियर में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो भैया छोटे साइज की वजह से और लोवेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम की वजह से कार्बन हार्डेस्ट एलिमेंट है। ये खास बात है नॉन मेटल बट हार्डेस्ट है, जैसे बोरॉन था। आया समझ में? तो ये हार्डेस्ट एलिमेंट होता है कार्बन। अच्छा, उसके आगे क्या है?
उसके आगे अमंग दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 14 कार्बन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बाप रे, कार्बन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, इसकी आयनाइजेशन थेरेपी भी हाईएस्ट है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। आया समझ में? उसके बाद क्या है, अब इसके बाद कोई डी ऑर्बिटल तो होते नहीं, तो इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? 4। कार्बन की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। समझ में आ गया कैसे बनाता? मैंने आपको पहले बताया था, ये ग्राउंड स्टेट है, वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, इस तरह से बनाता है। समझ में आ गया? तो दीज आर द रीजन कि भैया कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। सबको समझ में आ गया? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है। इसके अलावा कार्बन की और खास बात है, इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन मतलब लंबी लंबी चैन बनाएगा भाई साहब, एक को दूसरे के साथ जोड़ लेता है। आ जाओ साथियों, बढ़ते हैं आगे, है ना, बताते हैं दुनिया को हम लंबी लंबी चैन बना सकते हैं। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन का मतलब होता है एटम एटम का सेल्फ लिंक। कार्बन अपने आप से सेल्फ लिंक बना सकता है जो कि स्टेबल होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। बेसिकली वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसी को कैटेनेशन कहते हैं। अब यहां पर मजे की बात देखो, अगर मैं बात करूं कार्बन टू कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी होती है, जर्मेनियम में भी होती है, टिन में भी होती है, लेड में सबसे कम होती है। अब इसका मतलब जरा समझो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की क्यों है? क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है भाई साहब। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगाई जाती है, क्योंकि वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कैटेनेशन की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। अरे यही तो कारण है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक पढ़ते हो, अगर कार्बन नहीं होता तो तुम्हें ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी पड़ती। आ गया समझ में? चलिए, तो फाइनली कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन में ही होती है, फिर होती है सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, टिन, जर्मेनियम और टिन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, और लेड में तो बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर, लेड दिखाता ही नहीं है। सबको समझ में आया? अब एलोट्रोप, कार्बन के एलोट्रोप को पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो एलोट्रोप कुछ ऐसा है कि कार्बन के एलोट्रोप सबको पता है कि वो कार्बन से ही बने होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। कौन कौन से होते हैं एलोट्रोप? डायमंड, सबको पता है एलोट्रोप कौन कौन से होते हैं। ग्रेफाइट कौन सा होता है? डायमंड। उसके बाद बकमिनिस्टर फुल्लर C16, है ना। तो हमें ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ करते हैं? पेंसिल बनाने में। डायमंड, डायमंड की रिंग बनाने में। जो तुम्हारी शादी होगी, देखो जिसकी लड़का शादी हुई है तो लड़के को देना पड़ेगा, लड़की की शादी हुई तो लड़की को मिलेगा, जो भी डायमंड का रिंग होता है। ठीक है, अब डायमंड को देख लो। डायमंड की जो डायमंड में जो कार्बन होता है ना, उसमें कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल बनाता है, तो वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बहुत ही जटिल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। और डायमंड जो बेसिकली अपन कहें कि वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑन अर्थ, एक ऐसा सब्सटेंस जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। समझ में आ गया? टूटता नहीं है, डायमंड टूटता नहीं, इतना ज्यादा हार्डेस्ट होता है। ठीक है, सबको समझ में आया? जबकि इसका यूजेस कहाँ होता है? ज्वेलरी में किया जाता है भाई साहब। डायमंड अपने आप में प्रीशियस होता है भाई साहब। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है ग्लास को काटने में डायमंड का यूज होता है, शार्पनिंग टूल के तरह यूज करते हो। टंगस्टन फिलामेंट में भी यूज कर सकते हो, रॉक ड्रिलिंग में भी यूज होता है, मेकिंग बोर्ड्स में, क्योंकि ये खुद तो टूटता नहीं है, इतना हार्ड होता है। आ गया समझ में? आपने कभी देखा कांच कांच बोले कांच कांच तोड़ाने कभी गए हो क्या? तो कांच की दुकानों में आपको पता होगा, छोटी सी ना उनके पास एक औजार होता है जिसके अंदर डायमंड होता है ऊपर ऊपर। वो एक डायमंड का चीरा लगाते हैं, कांच टूट जाता है। कभी देखना जाके, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मेरे दोस्त था, उसकी कांच की दुकान थी, तो उसने दिखाया था कि कांच कैसे कैसे काटा जाता है। तो कांच को काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयरी स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट तो पेंसिल के अंदर लेयरी स्ट्रक्चर होती है ऐसी। उसमें कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और लेयर की फॉर्म में होता है। ये तो बचपन से पढ़ते आए हो, तो इसमें क्या बताऊं मैं आपको, है ना। वेंडरवॉल्स फोर्स होते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये कंडक्टर होता है। डायमंड कंडक्टर नहीं होता, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। ये इनके यूजेस हैं। डायमंड ग्रेफाइट को कहाँ यूज करते हो? देखो ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, इसलिए लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं। ग्रेफाइट से आप लोग इलेक्ट्रोड बना सकते हो, ग्रेफाइट से आप लोग पेंसिल्स बनाते हो, कोर, पेंसिल की कोर बनाते हो, सेल्स बनाते हो, बैटरीज बनाते हो। भाई साहब ग्रेफाइट तो बहुत जगह काम आता है। अब हम डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, डायमंड और ग्रेफाइट में फर्क क्या होता है? देखो भैया, है तो दोनों कार्बन के, लेकिन एक भाई साहब पूरा हार्ड है, एक है पूरा सॉफ्ट। मतलब एक है फादर और एक है मदर, मदर फादर। समझ में आ गया? सो ये दोनों मिलके मदर फादर है। तो फादर डायमंड है, मदर ग्रेफाइट है। एक पूरा हार्ड है, दूसरा पूरा सॉफ्ट है। एक टेट्राहेड्रल है, दूसरा हेक्सागोनल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल बदसूरत, हेक्सागोनल खूबसूरत। अब देखो, ईच कार्बन अटैच टू 4 कार्बन। तो जो आपके पापा साहब हैं वो तो सब जगह से रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तो चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं। समझ में आ रहा है? 4 बॉन्ड बनाते हैं।
अपनी मम्मी को है, मम्मी को भैया अपने बच्चों से ही मतलब होता है, तो बच्चे 3 बच्चे उन्हीं के साथ बॉन्ड बनाती है। मतलब कार्बन जो ग्रेफाइट में कार्बन होता है वो 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 नहीं। जितने रिश्ते कम उतने बढ़िया। अब कार्बन जो डायमंड होता है बैड कंडक्टर, मतलब बहुत ही गंदा कंडक्टर होता है। पापा बहुत रूड होते हैं ना, बैड कंडक्टर। पैसे मांग के देख लो, पापा पैसे देते हैं क्या? इंसुलेटर। पापा ने एक जोक मुझे याद आ गया तो क्या हुआ ना, एक जोक और सुनाता हूं। देखो क्या हुआ कि एक ना किसी ने ना व्हाट्सएप पे मैसेज किया और मैसेज करके उसको डिलीट कर दिया। तो ना वो सामने वाला बंदा क्यूरियस हो गया, भैया ऐसा क्या लिख दिया? तो उसने उसको पूछा कि भैया तूने क्या लिख दिया? समझते हो, आपको पता होगा व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके डिलीट कर सकते हो। मैंने किसी को मैसेज किया और उसके बाद में वो डिलीट कर दिया, दिखाता रहता है डिलीटेड। तो बंदा क्यूरियस हो गया, बंदा पूछता भाई साहब इसने क्या लिख दिया? तो वो पूछता भाई तूने क्या लिखा? तो सामने वाला जवाब में लिखता है, उसको टाइप करके लिखता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो सामने वाला बंदा बोलता है दोबारा डिलीट कर भाई दोबारा से डिलीट कर समझ रहे हो, आजकल की दुनिया ऐसे हो गई है। तो बेसिकली यहां पर जो कार्बन टू कार्बन बैड कंडक्टर, पापा को पैसा मांगोगे पापा पैसा कभी नहीं देता, बैड कंडक्टर। जबकि मम्मी को पैसा मांगोगे, मम्मी आपको मम्मी 100 रुपए दे दो तो मम्मी पैसा दे देगी कहीं ना कहीं से निकाल के। यहां पर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 ज्यादा होती है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर बॉन्ड लेंथ कम होती है ना। यहां पर 3D टाइप एकदम जटिल स्ट्रक्चर होती है, पापा को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मम्मी को समझना बड़ा सिंपल है, दैट इज लेयर्ड। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। सबको समझ में आया? हाँ वेरी गुड। अब देख लो कौन है ये, है ना। तो ये चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे कार्बन के, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होती है। अगर आप मान लो कि कार्बन की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करवा दी लिमिटेड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। अगर आप फॉर्मिक एसिड लोगे और उसको H2SO4 से रिएक्ट कराओगे, क्योंकि H2SO4 एक बहुत ही बढ़िया डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, पानी बाहर निकाल देगा, ये OH बाहर निकालेगा, ये H बाहर निकालेगा और यहां से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बना के दे देगा। ऑक्सैलिक एसिड की भी अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी तो वो भी पानी बाहर निकाल के आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर निकाल के दे देगा। ये कार्बन और ऑक्सीजन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सिंपल है इसको बनाना। कमर्शियल मेथड क्या है कि जब आप कार्बन लो और उसको स्टीम, अगर आप वहां कार्बन से स्टीम को पास कराओ, ठीक है, यानी कि काफी अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहते हैं। और वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। अगर आप कंबशन कराओगे कार्बन का ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का, ठीक है, मतलब एयर के साथ कंबशन कराते हो, इन दैट केस भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलती है, जिसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। भाई साहब ये जो चौथा रिएक्शन है और तीसरा रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना बताया नहीं। जब कार्बन को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, इसी को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर गैस। सबको समझ में आया? अब केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलो। देखो भैया ऐसा है कि इसकी खास बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। अगर मान लो फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो यहां पे आयरन बाहर निकाल देगा वो। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिंक को बाहर निकाल देगा वो। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे रिडक्शन करा के मेटल को बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आप कार्बन की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो CO2 बनता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मीथेन को अगर आप कंबशन कराओगे तो भी CO2 गैस बाहर निकलती है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। अच्छा लेबोरेटरी मेथड क्या है? अगर मान लो आप कैल्शियम कार्बाइड लो और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो यहां से भी आप CO2 गैस बाहर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप CaCO3 को सीधे ही हीट कर दो तो भी आपकी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कमर्शियल मेथड ये कि कैल्शियम कार्बाइड लो और CO2 बनाओ, हीट करके, खत्म कहानी। समझ में आ गया? सबसे कम खर्चा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां यूज होती है? सारे बायो के बच्चों को पता है, फोटोसिंथेसिस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस जो अपने प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इन दोनों के साथ, और क्लोरोफिल जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल मिट्टी में होता है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करती है, ग्लूकोज और वाटर और डाइऑक्सीजन बनाती है। भाई साहब पेड़ आपको पता है CO2 गैस लेते हैं और O2 गैस को बाहर निकालते हैं दिन में, आपको पता है ना। तो आपके लिए वरदान है। फोटोसिंथेसिस की वजह से देखो CO2 को खींचती है, अपने लिए वो खाद बनाती है, मतलब अपने लिए खाने की चीज बनाती है ग्लूकोज,
और आपको ऑक्सीजन देती है। भाई साहब अगर ये ना हो, पेड़ पौधे ना होंगे तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? पेड़ पौधों को बचा लो। समझ में आ गया कि CO2 लेके हमारे बड़े बड़े पेड़ हमें O2 देते हैं। भाई साहब बचाओ पेड़ों को। ठीक है, अब आते हैं, अब आगे की रिएक्शन जरा चेक करो। कार्बोनिक एसिड, आपको भी पता है कि CO2 और H2O कार्बोनिक एसिड बनाता है। CO2 प्लस H2O के कॉम्बिनेशन से आपको एक एसिड मिलता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3, है ना। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, यहां से जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये एसिड है तो ये H प्लस आयन देगा, ये H प्लस आयन को बाहर निकाल सकता है और ये बाई कार्बोनेट आयन बना लेता है। फिर से ये बाई कार्बोनेट आयन एक और H प्लस आयन दे सकता है और कार्बोनेट आयन बना लेता है। मजे की बात देखो, कार्बोनिक एसिड और बाई कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें पीएच में चेंज आता ही नहीं है। ब्लड में जो आपकी पीएच मेंटेन करी जाती है वो इसी से करी जाती है। अब आप ये लिख लो कि ब्लड के अंदर जो बफर सॉल्यूशन होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है H2CO3 और प्लस में ये HCO3 माइनस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बफर बनता है। समझ में आ गया? जो ब्लड के पीएच को क्या करता है? मेंटेन करता है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम ग्रुप नंबर 14 के लास्ट अब टॉपिक रह गया, वो है कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। SiO2 के सिलिकॉन के कंपाउंड्स कौन से हैं? पहला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन के कंपाउंड में सबसे पहले आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी नेटवर्क के जैसे होती है, जैसे कि डायमंड की होती है। ठीक है, बहुत ही जटिल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ गया? नाउ ईच ऑक्सीजन बॉन्डेड टू अनदर सिलिकॉन। ठीक है, हर एक सिलिकॉन के साथ एक ऑक्सीजन जो है जटिल अवस्था मतलब नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर में बंधा हुआ होता है। ठीक है, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सिलिका, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, अगर आप उसकी रिएक्शन HF के साथ कराते हो तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड यहां से बाहर निकलता है प्लस पानी। सिलिका इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सिलिका जो है बेसिकली एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लो SiO2 को NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो सोडियम सिलिकेट बनता है। ये आपने मेटलर्जी में भी देखा होगा। एक होता है सिलिकॉन्स। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिलिकॉन के, जिनको सिलिकॉन्स कहते हैं, जिनको हम लोग बहुत सारी सर्जरीज में इस्तेमाल करते हैं। आजकल सिलिकॉन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो वो क्या होते हैं बेसिकली? सिलिकॉन्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स। ये देख लो, ये सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को कार्बन चेन्स भी दिखती है, सिलिकॉन भी दिखता है, ऑक्सीजन भी दिखता है, और ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, बहुत काम आते हैं, आपको पता ही है। सिलिकॉन्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, सिलिकॉन्स आजकल सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, है ना। पर उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि उसमें मिथाइल ग्रुप भी ले सकते हो, फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब सिलिकॉन्स वाटर रिपेलेंट होते हैं, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं भाई साहब, वाटर रिपेलेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर एल्कली कंपाउंड। आप देखो ना, आपने किससे बनाया इसको? R2SiO। आपने यहाँ कार्बन कंपाउंड्स यूज किए हैं जो कि खुद वाटर की जिनको फोबिया होती है ना। अब इनकी खास बातें और भी होती है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, इनका डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, और इनका जो रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, इसीलिए इनको यूज किया जाता है सिलिकॉन को। ठीक है, आपको पता है सिलिकॉन काफी यूज किया जाता है। तो सिलिकॉन का इस्तेमाल बहुत होता है क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, केमिकल रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता सिलिकॉन के ऊपर। एक होता है सिलिकेट्स, मिट्टी। सिलिकेट्स का फॉर्मूला होता है SiO4 माइनस का 4। ये सिलिकेट्स का जनरलाइज फॉर्मूला है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, रॉक्स में सिलिकेट होती है, क्ले में, सॉइल में सिलिकेट, मिट्टी की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पर जरा आप चेक करो, ये जितने भी एग्जांपल है सब सिलिकेट्स के एग्जांपल है, जैसे कि फ्लेडस्पार, माइका, जियोलाइट और एस्बेस्टॉस। ये जितने भी एग्जांपल है सिलिकेट के एग्जांपल है ना। एस्बेस्टॉस के तो आपको कूलर आते थे, राजस्थान वाले बच्चे जानते होंगे, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो फ्लेडस्पार, माइका, जियोलाइट, एस्बेस्टॉस सारे एग्जांपल सिलिकेट्स के एग्जांपल है। स्ट्रक्चर कैसी होती है? SiO4 माइनस 4, मतलब आपको ऑक्सीजन पे आपको -1 चार्ज दिखेगा, दिख रहा है सब लोगों को। एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। सवाल भी काफी बार पूछा जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर SiO4 माइनस ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये तो सबको पता ही है, इस पे सवाल भी काफी आते हैं। लास्ट टॉपिक है जियोलाइट। जियोलाइट को काम में लेते हैं हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन में, आयन एक्सचेंज मेथड याद होगा। तो बेसिकली जियोलाइट होता क्या है? जियोलाइट होता है, देखो, अगर आप थोड़े बहुत एल्यूमिनियम के एटम को रिप्लेस कर दो,
समझ में आ गया, सिलिकॉन के एटम के साथ। तो आपको एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर मिलेगी, है ना। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर वो किसकी होगी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट, जो कि आयन एक्सचेंज के काम आता है। ये खुद नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इसमें कैटायन कौन कौन से होते हैं, Na+, K+, समझ में आ गया। उसके बाद Ca+2, ये सारे के सारे कैटायन सच एज Na+, K+, Ca+2 बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली कि उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं। आ गया समझ में। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सिलिकेट Na2O, Al2O3, SiO2, H2O। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जियोलाइट, मतलब सोडियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड और यहां पर वाटर। जियोलाइट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग स्टोन। जीएन का मतलब बॉइलिंग, लाइट का मतलब स्टोन। बॉइलिंग स्टोन जो बेसिकली खुद नेगेटिवली चार्ज होता है और उसको बैलेंस करने के लिए कैटायंस होते हैं वहां पे। बेसिकली काम कहां पर आता है, ये जियोलाइट को काम में ले आता है। आपको कुछ यूजेस बताता हूं। कैटलिस्ट की तरह काम में लेते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, जहां पर हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करवाई जाती है, तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन्स बनाए जाते हैं। आइसोमरिज्म में काम लेते हैं जीएसएम को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, ठीक है, वो है यस वाटर प्यूरिफिकेशन। जियोलाइट से आप वाटर प्यूरिफिकेशन करते हो। आपको पता है ना कि जो आपका हार्ड वाटर होता है उसके अंदर आपको कैल्शियम+2 या मैग्नीशियम+2 के आयंस आप लोगों को दिखाई देते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको वो ये नेगेटिव वाला क्या करता है, नेगेटिव जियोलाइट इन पॉजिटिव आयंस को खींच लेता है, समझ में आ गया, और वाटर की प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ये जियोलाइट का काम होता है। तो फाइनली गाइस, जियोलाइट का काम जरा आप चेक कर लो यहां पे, क्योंकि जियोलाइट, देखो जियोलाइट का जनरलाइज फॉर्मूला बोला जाता है Na2Z, दैट्स इट। समझ में आ गया। अब अगर मान लो वाटर हार्ड है तो वो क्या करेगा, कैल्शियम+2 आयन होंगे उसके अंदर, तो वो कैल्शियम+2 आयन को अपने साथ खींच लेता है। मतलब अब यहां पर क्या बनेगा, CaZ। आया समझ में। और सोडियम आयन वहां पर चले जाएंगे। हमें सोडियम प्रॉब्लम नहीं है, कैल्शियम प्रॉब्लम है। ये आयन एक्सचेंज करके वहां से हार्डनेस को खत्म कर देता है पानी की। एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है, ये पानी में आयन एक्सचेंज की तरह भी काम करता है। मॉलिक्यूलर सीवीज, ये मॉलिक्यूलर, ये गैस क्रोमेटोग्राफी के रिस्पेक्ट में भी काम करता है। तो काफी ज्यादा यूजेस है जो ये जियोलाइट के। तो यहां पर बहुत बढ़िया, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। तो भाई साहब यहां पर चैप्टर हमारा खत्म होता है। शी सेइंग बाय बाय, था सिया बिया किया, जो भी है। सो फाइनली गाइस, बहुत बहुत बधाई हो, आपने पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 और 14 खत्म कर लिया। सबसे अच्छी बात ये है। और जो 13 और 14 ग्रुप के बाद 15, 16, 17, 18 बाकी है भाई, उसको धूम सीरीज में और खत्म करना है अपने को। फाइनली गाइस, जाते जाते मैं आपसे कहूंगा कि क्रैश कोर्स अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो भाई कर लो। 3499 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है, पूरा पूरा क्रैश कोर्स A2020 जिसका कूपन कोड है, लगाओ और फटाफट से 14 जुलाई के कोर्स को ज्वाइन कर लो। 14 जुलाई को कोर्स शुरू हो रहा है, bdantidote/neetcc। इसके अलावा हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करना, 2019 का व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला है इसे। और अगर आप अपने छोटे भाई बहन को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो 2021 का बैच ज्वाइन कराओ यार। 2022 का बैच, लॉन्ग टर्म बैचेस आप ज्वाइन करवा सकते हो। 15% आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। 2021 और 2022 के बैचेस आप अपने छोटे छोटे भाई बहनों को गिफ्ट में दे सकते हो। इसके लिए मैं आपको कूपन कोड दे रहा हूं AA Pro, यस। इसके अलावा टेलीग्राम के हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन डाला। Guys, do subscribe the session or do subscribe the channel, like the session as well. Do like the session guys, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे सीधे दिल को छू जाता है। लाइक जरूर करो और इसको शेयर जरूर करना। बस और तो हम क्या कहेंगे, जाते जाते आपको गाना सुना देते हैं। कौन सा गाना सुनोगे तुम लोग, बताओ। कौन सा गाना सुनोगे? जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूं गुजरा। शायद यकीन दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए। क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना,
दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल। चलो भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दिस इज अरविंद अरोड़ा, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। हम